रात को 2 बज रहे थे। अरविंद जी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी सुनकर उनकी पत्नी अलका भी जाग गई। इतनी रात किसका फ़ोन आया होगा? अरविंद जी ने उठकर ऐनक लगाया और फ़ोन देखा। उसमें किसी अनजान नंबर से फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज़ में किसी ने कहा, आप सुमन जी के रिश्तेदार हैं? अरविंद जी ने कहा, हाँ जी, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। क्या बात है? आप फ़ोन क्यों आप कौन है? दूसरी ओर से वह व्यक्ति बोला, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ गोलगंज से। आपकी बहन और जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई है। एक छोटी बच्ची जो अपना नाम काव्या बता रही है, वह हमारे पास है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनते ही अरविंद जी के हाथ से फ़ोन छूट गया। उन्होंने अलका को सारी बात बताई। वे दोनों जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचे। वार्ड के बाहर एक बेंच पर एक लेडी कांस्टेबल के साथ काव्या बैठी रो रही थी। अलका ने उसे संभाला। अरविंद जी ने अंदर गए। वहां इंस्पेक्टर और डॉक्टर दोनों खड़े थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन और जीजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर अरविंद जी रोने लगे। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर ने उन्हें संभाला और कहा, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उस बच्ची को भी आपको संभालना है। कुछ दिन में अपने आप को संभाल कर अरविंद जी ने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया। पुलिस पुलिस ने दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुमन की ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए अरविंद जी ने दोनों का अंतिम संस्कार किया। अब काव्या की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। काव्या को भी अपने साथ घर ले आए। काव्या दिन भर गुमसुम बैठी रहती थी। अलका उसे संभालती थी, लेकिन वह उस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन अलका ने कहा, सुनो जी, क्या हम जीवन भर काव्या का बोझ उठाते रहेंगे? इसे किसी अनाथालय में भेज देते हैं। यह सुनकर अरविंद जी गुस्से में बोले, ये क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी सगी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है, वो मेरे साथ रहेगी। अलका बोली, अपना खर्चा तो ठीक से चल नहीं रहा है, इसे कहाँ से खिलाएंगे? अरविंद जी ने कहा, ये समझ लो अब हमारे 3 बच्चे हैं। अलका ने गुस्से में कहा, आपको ये भी समझना होगा कि आपके इसकी पढ़ाई और शादी की भी करनी पड़ेगी। कहाँ से होगा ये सब? अरविंद जी ने कहा, हाँ सब हो जाएगा, ऊपर वाला सब इंतजाम करेगा। तुम बेकार की बातें मत करो। अगर ये तुम्हारी बहन की बेटी होती तो क्या इसे अनाथ आश्रम भेज देती? अलका चुप रह गई, लेकिन अब वो काव्या से मन ही मन नफरत करती थी। सुबह अरविंद जी के ऑफिस जाने के बाद काव्या से पूरे घर का काम करवाती थी। काव्या को उसके माता पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन मामी उसे रोज मारती थी। वो पैसों की तंगी का सारा गुस्सा काव्या पर निकालती थी। काव्या हर दिन सोचती कि काश वो भी अपने माता पिता के साथ मर जाती। यह जिंदगी तो नरक से भी ज्यादा दुखदाई है। एक दिन अरविंद जी दोपहर को घर आए। दरवाजा खुला था तो वे सीधे अंदर गए। उन्होंने देखा कि एक रोटी जल जाने पर अलका काव्या को मार रही थी। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे किचन में गए। अलका देखकर डर गई। उसने कहा, खाना मैं बना रही थी, जरा फोन आ गया तो इसे एक रोटी सेकने को कहा, इसने उसे भी जला दिया। काव्या का सब्र का बांध टूट चुका था। वो बोली, मामा जी, मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आइए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मामी मुझसे सारा काम करवाती है और हर दिन कम से कम 2 बार मारती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी मर जाती। अलका अंदर से डंडा लेकर आई। अब झूठ बोलकर हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहती है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। अरविंद जी ने आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बोले, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया। बेटी मुझे माफ़ कर दे, आज मेरी बहन भी मुझे कोस रही होगी। तू चल मेरे साथ, अपने कपड़े एक बैग में ले लगा लो। अलका बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ ठीक है, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, मैं भी चैन से रहूँगी। अरविंद जी बोले, अब तुम चैन से ही रहो, हम जा रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों घर से निकल गए। काव्या रो रही थी। अरविंद जी ने सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। काव्या बोली, मामा जी, क्या अनाथ आश्रम दूसरे शहर में है? अरविंद जी बोले, नहीं बेटी, हम किसी अनाथ आश्रम में नहीं जा रहे। मेरे गांव में एक छोटा सा मकान है, हम वहीं पर रहूँगा। उसके बारे में तेरी मामी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मैंने भी तेरे साथ वो घर छोड़ दिया है। जहाँ इंसान की कद्र नहीं है, वहाँ मैं नहीं रह सकता। अब बस मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरा पालन पोषण करना है। काव्या यह सुनकर बोली, माँ, लेकिन मामा मामी का क्या होगा? अरविंद जी बोले, बेटी, उसे एहसास होने दो कि जब कोई अकेला रह जाता है तो उस पर क्या बीतती है। वैसे उसके मायके वाले उसे संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर। काव्या ने कहा, मामा, मेरे कारण आपको भी परेशानी उठानी पड़ रही, मुझे कहीं छोड़ आइए। अरविंद जी बोले, कल जब मैं ऊपर जाऊंगा तो अपनी बहन को और तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सोचा है तूने? बस अब कुछ मत बोल, मैं तेरा पालन पोषण कर तेरी शादी करूंगा। यही मेरे जीवन का मकसद बन गया है। ट्रेन से उतर कर दोनों
गांव के लिए एक तांगे पे सवार हो जाते हैं। गांव में एक छोटा सा मकान था। अरविंद जी ने काव्या को एक कुर्सी पर बैठाया और खुद उसकी सफाई करने में जुट गए। कुछ देर में दोनों को भूख लगी तो वे एक होटल पर पहुंचे खाना खाने के बाद जब अरविंद जी पैसा देने गए तो होटल का मालिक रविंद्र बोला, भाई क्यों शर्मिंदा कर रहा है, अपने बचपन का दोस्त को भूल गया। यह कहकर वह अरविंद जी के गले लग गया और बोला, और बता इतने साल बाद गांव कैसे आया। अरविंद जी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर रविंद्र बोला, एक काम कर, यहीं बस अड्डे के पास मेरी ज़मीन है, वहाँ तू वैसा ही एक होटल खोल ले, बहुत कमाई होगी, हम दोनों पार्टनरशिप में होटल चलाएंगे। मुझे कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा था, अब तू आ गया है, दोनों मिलकर एक होटल चलाएंगे। अरविंद जी ने अगले दिन से ही होटल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों कुछ पैसे लगाकर कुछ ही दिनों में एक होटल खोल लिया। उन्होंने काव्या का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया। दोपहर को काव्या को स्कूल से लेकर होटल पर पहुंच जाते। रात तक अरविंद जी होटल चलाते और काव्या पढ़ती रहती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। अरविंद जी ने अब कुछ पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। उन्हें काव्या की शादी भी करनी थी। काव्या कभी उदास होती तो अपने माता पिता की याद आती तो अरविंद जी उसे समझाते। फिर वह सोचती, मामा ने मेरे लिए अपना परिवार छोड़ दिया। यह सोचकर वह सब कुछ भूल जाती। उसके लिए सिर पर एक छत तो है, मामा का छत्र छाया। उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया। काव्या भी बड़ी हो गई। एक दिन रविंद्र ने अरविंद से कहा, भाई अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मैं अपने बेटे के लिए काव्या का हाथ मांगता हूँ। मेरा बेटा शहर में डॉक्टर बन गया है। मैं चाहता हूँ कि हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। अरविंद जी बहुत खुश हुए। उन्होंने काव्या से बात की, लड़के लड़की को मिलवाया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। रविंद्र ने शर्त रखी थी कि वह दहेज नहीं लेगा, इसलिए अरविंद जी शादी में अच्छे से दावत और मेहमानों की आवभगत कर उनके स्वागत की तैयारी करें नहीं लगे। एक दिन वे होटल पर पैसे गिन रहे थे, तभी किसी ने पुकारा, कैसे हो आप। उन्होंने पलट कर देखा तो सामने अलका खड़ी थी। बहुत कमजोर थी। सफ़ेद बाल उसके काले बालों के बीच में झांक रहे थे। चेहरा मुरझाया हुआ था। एक पुरानी सी धोती पहने वह एक सूटकेस लिए उनके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। अरविंद जी बोले, अरे अलका, तुम यहाँ का पता कैसे, तुम्हें किसने बताया। अलका बोली, तुमने सभी रिश्तेदारों को शादी का कार्ड भेजा, उसमें से ही एक ने मुझे तुम्हारा पता बता दिया। मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा तुमने दे दी। बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चले आए। अरविंद जी ने कहा, अलका, उस समय मुझे अपनी बहन के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ी। तुम कभी काव्या को कभी अपना नहीं मानती। मुझे मरकर अपनी बहन को मुंह दिखाना था। मैं क्या करता, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल आने में ही भलाई समझी। अलका बोली, हाँ, मुझे भी अपने किए की सज़ा मिल गई। तुम्हें ढूंढने के बाद जब तुम्हारा कोई पता नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली गई। वहाँ मेरे भैया भाभी ने मेरे साथ वही व्यवहार किया जो मैंने काव्या के साथ किया था। मैं वहाँ से निकलकर एक अनाथ आश्रम में चली गई। वहाँ गई तो बच्चों की सेवा करने लगी। मुझे वहाँ 2 वक्त का खाना मिल जाता था। वहाँ मैं हर बच्चों में काव्या को देखती थी। कभी कभी किसी रिश्तेदार से मिलने जाती, तुम्हारे बारे में पता करती, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अब जब तुमने अपने दूर के भाई को शादी का कार्ड भेजा तो उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे तुम्हारा पता बता दिया। क्या अब भी तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। मेरे पास अब उस अनाथ आश्रम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम पर अपना हक खो चुकी हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर नहीं करोगे तो मुझे कोई